अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। बच्चों, आज की वीडियो में यूनिट 19 यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग। टोटल चैप्टर के अंदर 9 न्यूमेरिकल हैं, ये वन बाय वन उसको सॉल्व करते हैं। और अगर आपने थ्योरी को नहीं समझा हुआ, थ्योरी लेक्चर्स नहीं देखे हुए, तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप उन्हें देखो, फिर जो है वो न्यूमेरिकल समझोगे तो ज़रा आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, दो कॉइल हैं जो रखे हुए हैं एक दूसरे के एडजेसेंट। ठीक है, एक दूसरे के साथ साथ रखे हुए हैं, करीब में रखे हुए हैं। एंड अ चेंज इन करंट इन द फर्स्ट कॉइल, पहले वाले कॉइल के अंदर करंट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से एक ईएमएफ बन रहा है दूसरे वाले कॉइल में। ठीक है, अब जैसे ही दो कॉइल्स की बात आ गई, आपका जहन फौरन जाना चाहिए म्यूचुअल इंडक्शन की तरफ कि यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन हो रही है। म्यूचुअल इंडक्शन में एक तार के अंदर करंट चेंज होता है और दूसरे में ऑटोमेटिकली ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो दो कॉइल्स हैं, और एक और तरीके से भी पहचान सकते हो। आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस, उन कॉइल की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है अगर वो बराबर है 0.2 हेनरी के, तो कैलकुलेट करें द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल। पहले कॉइल के अंदर जो करंट का चेंज आ रहा है उसका रेट मालूम करना है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है फाइंड आउट करना है। इस किस्म के दो कॉइल हैं, एक सेकेंडरी एक प्राइमरी। प्राइमरी में हम करंट चेंज करते हैं और सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होता है। दोनों की म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो गिवन है 0.2 हेनरी के बराबर। ठीक है, डेटा फॉर्म करते हैं, फिर जो है वो आगे बात समझेंगे। क्या क्या गिवन है? सबसे पहले हमें गिवन है यहाँ पर ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, तो डेटा के अंदर हम लिखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, और हम ईएमएफ लिखेंगे, और वो कितना है, ये बराबर है 0.5 वोल्ट के। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या गिवन है? दूसरी चीज़ गिवन है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस को एम से जाहिर करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन वाले टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं हम लोग, और ये गिवन है बराबर 0.2 हेनरी के। सो वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, और वैसे भी ये प्राइमरी कॉइल के अंदर होता है, पहले वाले कॉइल के अंदर, तो इसको बोलेंगे डेल्टा आई पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो सेकेंडरी में इंड्यूस होता है ना, दूसरे कॉइल के अंदर इंड्यूस हो रहा है, ये देख लो लिखा हुआ है सेकेंड में, तो इस वजह से डेटा में भी हम ई एस लिखेंगे। अब अगर हम यहाँ पर बात करें इसके फॉर्मूले की, तो याद रखिए, अगर आपने पढ़ा है म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक, तो म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है सेकेंडरी कॉइल में, और वो बराबर होता है नेगेटिव ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस और डेल्टा आई पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन का ये एक फार्मूला है। बट एक बड़ी अहम बात आपको बताऊं, क्योंकि न्यूमेरिकल में बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। देखो, ये जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो करता है? वो ये शो करता है कि डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ क्या है। सही ना, ईएमएफ किस डायरेक्शन के अंदर होगा जो इंड्यूस होगा, और वो एक्चुअली होता है करंट के अपोजिंग डायरेक्शन के अंदर अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। यानी कि अगर करंट इंक्रीज हो रहा होता है तो ईएमएफ जो है वो डिक्रीजिंग डायरेक्शन में होता है, और अगर करंट डिक्रीज हो रहा होता है तो ईएमएफ उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है। यानी कि ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, सो नेगेटिव साइन बेसिकली डायरेक्शन को शो करता है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं रिक्वायर्ड नहीं है। आप देख लो, कहीं भी क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है। तो इस वजह से जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम नेगेटिव साइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है ना, हम उससे नेगेटिव साइन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम पॉजिटिवली उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देख लो, नेगेटिव साइन हम यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, कब करेंगे? सेल्फ वाले न्यूमेरिकल के अंदर बेसिकली हम करेंगे, क्योंकि वहाँ पर उसका एक अलग मकसद होता है, वो मैं आपको समझाता हूँ आगे। वैल्यूज पुट करते हैं, तो फॉर्मूले के मुताबिक ई एस बराबर है, दोबारा लिख देता हूँ फॉर्मूला, ई एस बराबर है एम डेल्टा आई पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो सो ई एम एफ है हमारे पास 0.5 के बराबर, और म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन है 0.2 के बराबर, और हमें मालूम करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, जो कि बराबर है डेल्टा आई पी डिवाइड बाय डेल्टा टी के। तो इसलिए क्या करना है, सिर्फ डेल्टा आई पी डिवाइड बाय डेल्टा टी जो मालूम करना है उसे अलग कर लो, तो 0.2 जो है वो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 0.5 डिवाइड बाय 0.2, 0.2 के साथ डिवाइड कराएंगे, ये आंसर आएगा 2.5। और देखिए ज़रा, जो हम मालूम कर रहे हैं वो है क्या? वो है डेल्टा आई पी, यानी कि ऊपर करंट लिखा हुआ है, करंट का यूनिट होता है एम्पेयर,
और नीचे है टाइम, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। इसका मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा पहले वाले कॉइल के अंदर वो एक्चुअली बराबर होगा 2.5 एम्पियर पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, तो आसान सा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कॉइल जो है उसकी अपनी इंडक्टेंस गिवन है 0.5 हेनरी के बराबर, और वो एक्सपीरियंस कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 2 एम्पियर पर सेकेंड। एक तार की इंडक्टेंस 0.5 हेनरी है और उसी तार के अंदर जो करंट चेंज हो रहा है वो 2 एम्पियर पर सेकेंड है। ठीक है, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। अब ये बताओ, इस न्यूमेरिकल में कहीं पे दो कॉइल की बात हो रही है? नहीं ना, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि दो कॉइल की बात हो रही है, एक ही कॉइल है। तो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन हो रही है। सेल्फ इंडक्शन में एक ही कॉइल होता है और उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो जाता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी करंट। ठीक है ना, यही तार है, इसमें से करंट पास हो रहा था, ये जो ब्लैक वाला नज़र आ रहा है प्राइमरी डायरेक्शन में, लेकिन उसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है। जैसे कि यहाँ पे प्राइमरी करंट आपको क्लॉकवाइज नज़र आ रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट जो होता है वो बहता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन होगा और यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पर उसकी सिग्निफिकेंस है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या चीज़ है, ये हमें सेल्फ इंडक्टेंस गिवन है। दो कॉइल नहीं है तो सेल्फ इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस को एल से जाहिर करते हैं और ये बराबर है 0.5 हेनरी के। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यानी कि डेल्टा आई डिवाइड बाय डेल्टा टी। हमने कोई प्राइमरी सेकेंडरी नहीं लिखना है इसके अंदर ना, क्योंकि उसी तार की बात हो रही है। यह है 2 एम्पियर पर सेकेंड और हमें मालूम करना है कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ को ई से जाहिर करते हैं। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा सोल्यूशन। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ के फार्मूले में भी माइनस आता है, एल आता है और डेल्टा आई डिवाइड बाय डेल्टा टी आता है। म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर उस साइन की कोई सिग्निफिकेंस बन नहीं रही थी, तो हमने नेगेटिव साइन को ख़त्म कर दिया था। एक्चुअली यहाँ पे भी कहीं पे डायरेक्शन रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बात कंफर्म है कि हम अगर उन्होंने चेंज ऑफ करंट को पॉजिटिव दिया हुआ है, अब देख लो यहाँ पे चेंज ऑफ करंट को उन्होंने पॉजिटिव दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अभी जो हमारा ईएमएफ होगा वो उसके अपोजिट में आएगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में ही पॉजिटिव में लिखा हुआ है तो फिर हम नेगेटिव साइन इस्तेमाल करेंगे। हर वो न्यूमेरिकल जिसमें चेंज ऑफ करंट आपको गिवन होगा पॉजिटिव में, वहाँ पे आपको साइन के साथ सॉल्व करना पड़ेगा ताकि ईएमएफ उसकी अपोजिट डायरेक्शन में नज़र आ जाए, और ऐसा आमतौर पे सेल्फ वाले में ही होगा। तो नेगेटिव साइन लगातार आपने रखना है यहाँ पर ना। सो माइनस का एल, एल की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। एल कितना है, एल है हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस, और वो कितनी है, सेल्फ इंडक्टेंस है 0.5 और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है 2 के बराबर। 0.5 इंटू 2, सही है, आ गया 0.5 और इंटू 2, 0.5 इंटू 2 बराबर होता है 1 के, और ईएमएफ की बात हो रही है, आंसर आएगा वोल्ट में। ठीक है बच्चों, तो न्यूमेरिकल याद रखना, जिस न्यूमेरिकल के अंदर चेंज ऑफ करंट पॉजिटिव मेंशन होगा तो फिर हमें ईएमएफ का साइन वहाँ पर सिग्निफिकेंट होता है और उसको हमें लिखना पड़ेगा, और ऐसा मैंने आपको बताया कि सेल्फ इंडक्शन वाले न्यूमेरिकल में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। दो कॉइल्स हैं, एक दूसरे के क्लोज रखे गए हैं। चेंज ऑफ करंट हो रहा है एक तार में 3 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, और फर्स्ट कॉइल में इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ ऑफ 4 वोल्ट इन द सेकेंड कॉइल। तो बताइए म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी होगी, वो हमें फाइंड करनी है। तो चेंज ऑफ करंट दिया हुआ है, ईएमएफ दिया हुआ है, म्यूचुअल इंडक्टेंस मालूम करनी है। अब क्योंकि म्यूचुअल की बात हो रही है तो यहाँ पर सिग्निफिकेंस नहीं रखता, जो हमारे पास कॉइल वाली बात थी ना, यहाँ पे सिग्निफिकेंस नहीं है। यह आ गया प्राइमरी, यह आ गया सेकेंडरी, और म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर एक में करंट चेंज होता है और दूसरे में ऑटोमेटिकली ईएमएफ इंड्यूस होता है। डेटा बनाएंगे एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो चेंज ऑफ करंट, और चेंज ऑफ करंट आपको पता है प्राइमरी में होता है, तो चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी डेल्टा आई पी डिवाइड बाय डेल्टा टी होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है ना, एम्पियर पर सेकेंड है,
तो इस वजह से एम्पियर पर सेकेंड डेल्टा आई पी डिवाइड बाई डेल्टा टी पहले कॉइल में, और यकीनन ईएमएफ इंड्यूस होता है सेकेंडरी वाले में। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जब मैं लिखूंगा तो मैं सेकेंडरी वाले में लिखूंगा ई एस, ये बराबर है 4 वोल्ट के। तो कैलकुलेट करनी है म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है, जो कि बेसिकली जाहिर की जाती है एम से। एम हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो टॉपिक पूरा क्लियर हो गया क्वेश्चन को पढ़ के, है ना। बात हो रही है म्यूचुअल इंडक्शन की। सो म्यूचुअल इंडक्शन के लिए फार्मूला ई एस बराबर होता है एम, और यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा आई पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। नेगेटिव साइन होता है, पर वो तब लिखा जाएगा जब या तो सेल्फ की बात हो रही होगी, या फिर बात हो रही होगी या तो सेल्फ इंडक्शन की बात हो रही होगी, या तो फिर डायरेक्शन मेंशन की जाए यहाँ पे कि आप डायरेक्शन भी शो करें, तो नेगेटिव साइन को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, वैल्यूज पुट करूँ। ई एस कितना है? ई एस है 4 वोल्ट के बराबर, और म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें मालूम करनी है, और डेल्टा आई पी डिवाइड बाई डेल्टा टी एक्चुअली बराबर है 3 के। सो रीअरेंज कर लेते हैं, एम की वैल्यू अलग करेंगे। एम बराबर आ जाएगा 4/3 के। तो कितना होता है 4/3? 4/3 बराबर होता है 1.33, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी। तो इसका मतलब इस दिए गए सवाल के अंदर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी इन दोनों कॉइल्स की, वो एक्चुअली होगी 1.33 हेनरी के बराबर। क्वेश्चन नंबर 4, एक ट्रांसफॉर्मर है जिसके 200 टर्न्स हैं प्राइमरी कॉइल में एंड 400 टर्न्स हैं इन द सेकेंडरी कॉइल में। प्राइमरी में 200 टर्न्स हैं, सेकेंडरी में 400 टर्न्स हैं। अगर प्राइमरी का वोल्टेज 120 वोल्ट है तो पता करें सेकेंडरी का वोल्टेज, और ये है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप कौन सा ट्रांसफार्मर होता है जिसकी खास बात यह है कि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कम होते हैं, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। एक तो ये बात है, वो आपको यहाँ पे देख के भी नज़र आ गया, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सेकेंडरी के ज़्यादा हैं, और वो ईएमएफ को ज़्यादा करता है, स्टेप अप करता है वोल्टेज को। तो वोल्टेज अगर 120 है तो यकीनन स्टेप अप जो है उस सेकेंडरी में वोल्टेज को बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, तो डेटा बनाते हैं। न्यूमेरिकल पढ़ के तो समझ में आ जाएगा ना कि ट्रांसफार्मर का है। वो देखो बात ही ट्रांसफार्मर की हो रही है और कोई चीज़ ही नहीं है। सो सबसे पहली बात, नंबर ऑफ टर्न्स किसके गिवन है? प्राइमरी के गिवन है। प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स को हम शो करते हैं एनपी से। एनपी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, ये हैं 200 टर्न्स, और नंबर ऑफ टर्न्स हैं सेकेंडरी के। जो पहले आता है उसे प्राइमरी कहते हैं, जो दूसरे नंबर पर आता है उसे सेकेंडरी कहते हैं। सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं 400, ये आ गए 400 टर्न्स। अच्छा जी, प्राइमरी का वोल्टेज प्राइमरी का गिवन है। प्राइमरी का वोल्टेज उसको हम बोलेंगे वीपी या ईपी, और ये हो जाएगा 120 वोल्ट। सो वोल्टेज हमें मालूम करना है दूसरे कॉइल का, और दूसरे कॉइल को कहते हैं सेकेंडरी, ये हो जाएगा वीएस, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब ट्रांसफार्मर के ये जो डेटा आपने बनाया है ना, इससे ही आपको याद रहना चाहिए कि एक ही फार्मूला है ट्रांसफार्मर का इस जैसा। वो क्या होता है? वो होता है वी एस डिवाइड बाय वी पी बराबर होता है एन एस डिवाइड बाय एन पी के। इनका जो रेशो होता है वो हमेशा सेम रहता है। तो अगर आप ऊपर वी पी लिख दोगे तो यहाँ पे ऊपर एन पी आ जाएगा। अब क्या क्या वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देते हैं। वी एस बेसिकली हमें मालूम करना है, ओके, और वी पी कितना है? वी पी है 120 के बराबर। इसी तरीके से एन एस जो है वो 400 टर्न्स हैं, और एन पी जो है वो 200 टर्न्स हैं। सो 2 0 से 2 0 कैंसिल करके, और 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये हो जाएगा 2 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 120, और 2 मल्टीप्लाई बाय 120 बराबर होता है 240 वोल्ट के। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ होगा बेसिकली 240 वोल्ट के बराबर आएगा। और आपको एक लॉजिक बताऊँ, देखो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी और सेकेंडरी के कैसा रिलेशन नज़र आ रहा है, गौर से देखो, 200 400 200 400। हम ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के 2 गुना है, डबल है ना, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के डबल हैं। तो इसका मतलब सेकेंडरी का वोल्टेज भी प्राइमरी का डबल होगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के प्राइमरी के लिहाज से डबल हैं तो वोल्टेज भी याद रखिए डबल होगा। तभी आप देखें 120 वोल्ट प्राइमरी के थे और सेकेंडरी के हो गए 240 वोल्ट।
तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स का रेशो होता है ना, उतना ही रेशो होता है वोल्टेज का भी। अच्छा जी, एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस गिवन है 0.02 हेनरी के बराबर, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर करंट गुजर रहा है। सो कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। एक ही फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का, उसी को हमें यूज़ करना है। हमें पता है जब भी करंट पास होता है किसी इंडक्टर से तो एनर्जी स्टोर होती है उसमें। और क्या है यहाँ पर, इंडक्टेंस गिवन है, और इंडक्टेंस याद रखिए सेल्फ ही होती है अगर एक कॉइल की बात हो। तो ये बराबर है 0.02 हेनरी, और करंट जो फ्लो कर रहा है, अमाउंट ऑफ करंट, करंट को आई से जाहिर किया जाता है, और ये बराबर है 2 एम्पियर के। सो कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, एनर्जी स्टोर्ड कैलकुलेट करना है, ई से जाहिर करते हैं एनर्जी स्टोर्ड को। ठीक है, डेटा बना लिया है, अब आइए सोल्यूशन पे। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का एक फॉर्मूला है बड़ा आसान सा, ई बराबर होता है 1/2 LI के स्क्वायर के बराबर। सही, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं पड़ा हमने, LI स्क्वायर के बराबर है। डेटा के मुताबिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, 1/2 अपनी जगह पर है, इंडक्टेंस है बराबर 0.02 के, और करंट का स्क्वायर यानी कि 2 का करना पड़ेगा स्क्वायर, तो एनर्जी आ जाएगी सीधी सीधी। तो एनर्जी बराबर आएगी 1/2 को चलो 0.5 कर लो, ये आ गया 0.02, और ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 4। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.02 मल्टीप्लाई बाय 4, इट इज़ इक्वल टू 0.04, और एनर्जी का SI यूनिट होता है जूल। तो बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है, और एनर्जी इंडक्टर के अलावा इसमें कोई लॉजिक है नहीं, बस इसी को हमें अप्लाई करना है। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल है एनर्जी से रिलेटेड। एक कॉइल है वो एनर्जी स्टोर कर रहा है। ठीक है, इस मरतबा एनर्जी गिवन है कि कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, और वो कैरी कर रहा है करंट ऑफ 2 एम्पेयर, 2 एम्पेयर का करंट है। तो बताइए कॉइल की इंडक्टेंस कितनी होगी। ठीक है, इंडक्टेंस मालूम करनी है। सेम वैसे ये न्यूमेरिकल, बस ये कि डिफरेंट वैल्यू गिवन है फिलहाल। हमें गिवन है एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड है 0.2 जूल्स। ठीक है, और करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट यानी कि आई जो है वो फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। तो इस मरतबा हमें इंडक्टेंस पता करनी है, और अगर एक कॉइल की बात होती है तो इंडक्टेंस का मतलब होता है सेल्फ इंडक्टेंस। सही है ना, भूलना नहीं है, बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ। फॉर्मूला वही वाला, ई बराबर है 1/2 LI का स्क्वायर, इसी को यूज़ करेंगे। सो एनर्जी कितनी है, एनर्जी है 0.2, 1/2 अपनी जगह पर है, और सेल्फ इंडक्टेंस मालूम करनी है, और करंट का करेंगे स्क्वायर। ठीक है जी, सो ये हो जाएगा, 2 को इधर भेज दो, ये चलो एक साथ ही कर लेते हैं। 0.2 इज इक्वल टू 1/2 L, और 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, और ये 2 इधर डिवाइड होगा, L को अलग करेंगे तो 0.2 डिवाइड बाय 2 बराबर आएगा 0.1 हेनरी के बराबर। ऐसा यूनिट जो है इंडक्टेंस का वो हेनरी होता है, तो ध्यान से सॉल्व करना है, हेनरी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक एसी जनरेटर है वो प्रोड्यूस कर रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट, और जो उसका मैक्सिमम वोल्टेज है वो एक्चुअली है 240 वोल्ट के बराबर। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटेड AC इज़ 50 हर्ट्स, कैलकुलेट द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। अब मसला ये है कि इस चैप्टर में हमने पीक वैल्यू के बारे में पढ़ा नहीं है, और जो क्वेश्चन है ना बेसिकली ये ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर से रिलेटेड है, यानी कि 20 से। लेकिन चले मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देते हैं, फिर मेजर कॉन्सेप्ट तो उसी चैप्टर में मिलेगा। देखो, आम तौर पे जो हमारा AC होता है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट जिसे कहते हैं, हमारे घरों में जो आने वाली बिजली होती है बेसिकली वो वेरी करती है लगातार, इस तरह ना ऑल्टरनेट होती रहती है, अपनी डायरेक्शन को बदलता रहता है करंट, और उसकी वैल्यू भी वेरी करती रहती है, बढ़ता है फिर कम हो जाता है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है अपोजिट में, फिर कम हो जाता है, इस तरीके से चेंज करता रहता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ये जो वैल्यू है ना यहाँ पर, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू। जो बिल्कुल टॉप वाली वैल्यू होती है जिससे ज़्यादा वो वोल्टेज नहीं होता, उसे पीक वैल्यू कहते हैं। और ये जो वैल्यू होती है, जैसे येलो से शो किया गया है,
एक्चुअली वो 70% होती है तकरीबन। इसे बोलते हैं RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, पीक वैल्यू ऊपर वाली होती है और जो वोल्टेज हमें मिल रहा होता है, जो जिसकी एनर्जी हमें मिल रही होती है, बेसिकली उसको कहते हैं VRMS, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। जैसे यहाँ पर इन्होंने मैक्सिमम वोल्टेज बोला हुआ है ना, क्योंकि हमें इतना ही वोल्टेज मिलता है DC के लिहाज से। तो RMS वैल्यू जो होती है ना किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट की, वो बिल्कुल ऐसे होती है जैसे कि DC इक्विवेलेंट होता है फॉर पावर कैलकुलेशन, यानी कि उस वैल्यू से हमें उतनी ही पावर मिलना शुरू हो जाती है। मैक्सिमम को नहीं देखते, एवरेज को देखते हैं, तो जो एवरेज होता है वो तकरीबन 70% होता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की जो RMS वैल्यू होती है, वही वैल्यू DC में इक्वल पावर प्रोवाइड करने का काम करती है। ये लिखा हुआ है ना, AC करंट सर्व्स एज द DC इक्विवेलेंट फॉर पावर कैलकुलेशन। तो और ज़्यादा डिटेल में अगर समझना है ना, तो चैप्टर 20 के लेक्चर्स आप देखिएगा, इंशाल्लाह समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको लॉजिकली बात को समझा देता हूँ कि न्यूमेरिकल तो आसान सा है, लेकिन जाहिर सी बात है इस चैप्टर में हमने ऐसी कोई चीज़ पढ़ी नहीं है, तो समझने में दिक्कत हो सकती है। ये जो मैक्सिमम वोल्टेज है, बेसिकली ये RMS वोल्टेज है, वोल्टेज की RMS वैल्यू है, जिसको VRMS से जाहिर करते हैं, और ये बराबर है 240 वोल्ट के। और पीक वोल्टेज हमें मालूम करना है कि पीक वोल्टेज कितना होगा। पीक वैल्यू है पीक वोल्टेज, उसको V पीक से जाहिर करते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है। और फ्रीक्वेंसी की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चलो गिवन थी तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। फ्रीक्वेंसी F जो है वो बेसिकली बराबर है 50 हर्ट्ज़ के। ठीक है जी। अब एक फार्मूला है, मैं आपको कह रहा हूँ कि 70% होता है ना, उससे बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। याद रखिएगा कि तकरीबन 70% के बराबर होती है। जो RMS वैल्यू होती है वोल्टेज की, वो याद रखिए पीक वोल्टेज का तकरीबन 70% या 0.707 टाइम्स के बराबर होती है। जो RMS वैल्यू होती है वो पीक वैल्यू का 0.707 टाइम्स होती है ऑफ द पीक वैल्यू, यानी तकरीबन 70% होती है। तो बस वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। VRMS 240 के बराबर है, 0.707 अपनी जगह पर है, और पीक वोल्टेज बेसिकली हमें मालूम करना है। सो V पीक बराबर आएगा 240, और ये 0.707 इधर जाके डिवाइड होगा। 240 डिवाइड बाय 0.707 इट इज़ इक्वल टू 339 वोल्ट, जो कि अप्रॉक्सीमेटली बराबर है 340 वोल्ट के। सही ना, जो पीक वोल्टेज होगा इस ऑल्टरनेटिंग करंट का, एक्चुअली वो होगा तो 340, लेकिन जो पावर हमें मिलेगी उससे, वो सिर्फ और सिर्फ हमें कितने वोल्ट के बराबर मिलती है, 240 वोल्ट के बराबर। ये है कॉन्सेप्ट मेन पीक वैल्यू का और RMS वैल्यू का। सही ना, कि एक्चुअल जो वोल्टेज है उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 340 तक जा रही है, पर वो हमें पावर कितनी डिलीवर कर सकता है, वो पावर डिलीवर करता है हमें सिर्फ 240 वोल्ट के बराबर, यानी कि DC के 240 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की बात हो रही है तो काफ़ी कुछ समझ चुके हैं, लेकिन इस मरतबा जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप डाउन है। तो एक काम करते हैं, बस डायरेक्ट डेटा बनाते हैं पढ़ पढ़ के, क्योंकि मेन बात आपको समझ में आ चुकी है। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्या है, सबसे पहले हमें 1000 टर्न्स दिए हुए हैं प्राइमरी के। तो नंबर ऑफ टर्न्स किसके मेंशन है, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के मेंशन है। प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स को NP से जाहिर करते हैं, ये बराबर है 1000 के। ठीक है ना, 1000 टर्न्स। सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स 200 हैं। नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के हैं NS, और वो कितने हैं, वो हैं 200 टर्न्स, यानी तकरीबन समझ लो कम है ना, स्टेप डाउन है ये। तो प्राइमरी वोल्टेज कितना है, वोल्टेज ऑफ प्राइमरी, प्राइमरी का वोल्टेज VP होता है, और वो बराबर है 120 वोल्ट के। और सेकेंडरी का वोल्टेज हमें मालूम करना है। सही है, सेकेंडरी का वोल्टेज मालूम करना है, जिसे VS से जाहिर करते हैं। तो फॉर्मूला वही है जो इससे पहले हमने यूज़ करा। ठीक है, उसी फार्मूले को यूज़ करते हैं। क्या फार्मूला था, VS डिवाइड बाय VP हमेशा बराबर होता है NS डिवाइड बाय NP के। जो वैल्यूज़ गिवन है वो पुट कर देते हैं। VS और कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के 1000, 200 और 120, ये आ गए 1000
200, उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने, सेकेंडरी के कितने हैं, सेकेंडरी के 200 हैं और उसके 1000 हैं, ठीक है, सेकेंडरी के 200 हैं और उसके 1000 हैं, उल्टा लिख दिया मैंने, सेकेंडरी के 200 और 1000, क्योंकि ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो 200 डिवाइड बाय 1000 और Vp जो है वो 120 के बराबर है। Vs हमें कैलकुलेट करना है, कम आना चाहिए ना, 20 से 20 हो गए कैंसिल, सो ये आ गया 2 इंटू 120 और डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, ये हो गया 24 वोल्ट। तो इसका मतलब वोल्टेज होगा सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस 24 वोल्ट के बराबर, जबकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 120 वोल्ट था। तो जो रेशो होता है नंबर ऑफ टर्न्स का, एक्चुअली वही रेशो जो है वो वोल्टेज में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन है, कंडक्टर है जिसकी लेंथ मेंशन है, वेलोसिटी दी गई है और कह रहे हैं कि उसको परपेंडिकुलर मूव करा रहे हैं एक मैग्नेटिक फील्ड के, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट द मोशनल ईएमएफ। क्वेश्चन में मेंशन करके बता दिया कि एक्चुअल जो टॉपिक है वो कौन सा है, टॉपिक है मोशनल ईएमएफ का। इसके अंदर होता ही है कि मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को मूव कराते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली एक ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, और उसी को जो है हमने फाइंड करना है इस न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो लेंथ कितनी गिवन है। लेंथ है हमारे पास कंडक्टर की लेंथ ऑफ कंडक्टर L है 0.4 मीटर के बराबर, और वेलोसिटी दी हुई है जिस वेलोसिटी के साथ उस कंडक्टर को मूव करा रहे हैं V, यह है बराबर 5 मीटर पर सेकंड के। परपेंडिकुलरली मूव करा रहे हैं तो कंफर्म हो गया, एंगल बन रहा है 90 डिग्रीज, और मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, सारी वैल्यूज़ गिवन है, और बस हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड बी से जाहिर करते हैं 0.3 टेस्ला के बराबर, और इन दी एंड हमें मालूम करना है मोशनल ईएमएफ। इस मोशन की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है हरकत की वजह से, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, तो फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर यहाँ से डेटा देख लेंगे, ये तो हमारे पास लिखा हुआ ही है। सो जो फॉर्मूला है मोशनल ईएमएफ का, ई बराबर होता है VBL साइन थीटा के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात तो कंफर्म है, परपेंडिकुलर कह रहे हैं, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्रीज, तो अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ साइन 90 की, तो आपको पता है साइन 90 बराबर होता है 1 के, तो इसका मतलब सिंपल से ईएमएफ मालूम करने के लिए VBL करना पड़ेगा, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देख लो क्या क्या वैल्यू है, 0.4 है, 5 है और 0.3 है। 0.4 है, 5 है और 0.3 है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, तो जस्ट हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है। सो वैल्यू है 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय, और ये आ गया 5, ये आ गया 0.6 वोल्ट्स। ईएमएफ की बात है तो आ जाएगा आंसर 0.6 वोल्ट के बराबर। ठीक है जी, तो ये थे न्यूमेरिकल यूनिट 19 यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। कन्फ्यूजन की सूरत में कमेंट सेक्शन का रुख कीजिए, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।